हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर में जो हमने करना है, बेसिकली मैं आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा कि एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड समझेंगे और उससे फिर हम जो भी इस चैप्टर के सारे कंटेंट हैं उसको वन बाय वन करके हम समझेंगे। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें दे रखा है इंट्रोडक्शन में हमने, देखिए क्या बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन में। इन चैप्टर 4 वी लर्न दैट एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड टू करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर। देखिए कहाँ से शुरुआत है इस चैप्टर की। तो इस शुरुआत में एनसीईआरटी में कहा गया है कि चैप्टर 4 में हमने इस बात को समझा था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। ठीक है, तो देखिए मैं करंट कैरिंग कंडक्टर बना रहा हूँ। इस कंडक्टर के क्रॉस आपने ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो करंट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल में करंट जा रहा है। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो अपने अक्रॉस ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर अपने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। ठीक है, तो जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, सपोज ये कोई वायर का क्रॉस सेक्शन ए बी है, इसके क्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, उसकी वजह से इस क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें करंट फ्लो होने लगा और करंट जैसे ही फ्लो हो रहा है तो इस क्रॉस सेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की प्रोडक्शन की है। ठीक है ना। तो ये यही बात है जो यहाँ पर समझा रखी है कि हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था। फर्दर इन चैप्टर 6 वी हैव लर्न दैट मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे वो कह रहा है कि हमने चैप्टर 6 में ये भी पढ़ा है कि भी मैग्नेटिक फील्ड से आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है। देखिए, अब देखिए अगर ये कोई कॉइल है, ठीक है, तो इस कॉइल के साथ हमने ये गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। ये गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है आपने कॉइल के साथ। अब इसके पास आपने एक ये रख दिया है बार मैग्नेट। तो अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और वो साउथ की तरफ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, लेकिन एज सच बार मैग्नेट को पास में रख देने से इसमें किसी भी प्रकार का करंट का कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसी बार मैग्नेट को मूव करते हैं, ठीक है, बार मैग्नेट को मूव करने का मतलब ये है कि जो आप एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम एज सच मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हो, तो हम जरूर करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मतलब आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड नॉट अ कांस्टेंट वन। ठीक है, वो मैं फिर आपको बार बार ये इस बात पे एम्फेसिस दे रहा हूँ कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं प्रोड्यूस होगा। मतलब आपको इस बार मैग्नेट और इस कॉइल के बीच में एक रिलेटिव मोशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इस कॉइल के अंदर इस कॉइल के अंदर एक ईएमएफ का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और यानी कि उससे फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और फिर उससे करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम कैन क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इज द कन्वर्स ऑल्सो ट्रू।
तो मतलब क्या इसका इसका जो कन्वर्स है क्या वो भी ट्रू हो सकता है? इससे उल्टी चीज क्या ट्रू हो सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड तो बन सकती है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड? क्या कोई ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हो और उससे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो? तो ये जो चीज है ये इसके दिमाग में आई थी। साइंटिस्ट है जिसका नाम लिख रखा है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ठीक है। उन आर्ग्यूड दैट दिस वाज इंडीड द केस, not only an electric current but also a time varying electric field generate magnetic field। ठीक है। तो ये कह रहा है कि देखो इलेक्ट्रिक करंट से तो मैग्नेटिक फील्ड बन ही सकती है, लेकिन टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है। तो ये कैसे कर सकती है इसको हम आगे समझेंगे। देखिए यहाँ पर आते हैं, देखिए कैसे मैक्सवेल के दिमाग में ये बात आई थी। तो देखिए उसने एक कैपेसिटर के अक्रॉस उसने दो लॉ लगाकर देखे और देखा उन्होंने कि उन दो लॉज में कुछ इनकंसिस्टेंसी थी। एक कैपेसिटर था, ठीक है। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया मैंने, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉस कनेक्ट किया है। ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के क्रॉस आपने एक बैटरी लगा दी। ठीक है। यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पर धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है। तो अब मैक्सवेल देख रहा है कि भाई एक इनकंसिस्टेंसी है। ठीक है। कुछ लॉ जो हैं वो फेल हो रहे हैं इस कैपेसिटर के इस केस में। कौन कौन से लॉ फेल हो रहे हैं? एक तो वो एम्पियर सर्कुटल लॉ फेल हो रहा है, और एक आपका जो है केसीएल, केसीएल भी फेल हो रहा है। कैसे केसीएल फेल हो रहा है? देखिए जरा, मैं इस ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैं फिर से बना रहा हूँ। ये देखिए ये है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इस पॉइंट पर अगर आप केसीएल लगा के देखिए, देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलता है। ठीक है। तो मान लीजिए ये रहा हमारा करंट, और ये करंट को मैं आईसी नाम दे रहा हूँ। आईसी नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये है हमारा कंडक्शन करंट। जो किसी वायर में करंट फ्लो होगा ना उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट। तो यहाँ से कंडक्शन करंट चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये आपका कंडक्शन करंट नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच गया। लेकिन अब आपको पता है कि इन दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस है। अब डाइलेक्ट्रिक इज अ टाइप ऑफ इंसुलेटर, मतलब यहाँ पे कंडक्शन करंट के फ्लो होने की तो कोई भी संभावना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए देयर इज एन इनकमिंग करंट आईसी, बट आउटगोइंग करंट आपको कोई नहीं मिल रहा। अगर ये पी पॉइंट है ना, तो आपको पता है ना केसीएल क्या कहता है कि अगर एक इनकमिंग करंट होगा तो आपको एक आउटगोइंग करंट भी दिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनकमिंग करंट तो है मगर आउटगोइंग करंट कोई नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर केसीएल जो है वो हमारा फेल हो रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज आप ये भी देखिए कि यहाँ पर जो एम्पियर सर्कुटल लॉ है वो भी जो है वो काम नहीं कर रहा। एम्पियर सर्कुटल लॉ क्यों काम नहीं कर रहा? देखिए तो एम्पियर सर्कुटल लॉ हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। एम्पियर सर्कुटल लॉ कहता है कि भाई बी डॉट डीएल का जो क्लोज इंटीग्रल है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। व्हाट इज आई हियर? आई इज करंट इनक्लोज्ड, करंट इनक्लोज्ड। ये कौन सा इनक्लोज करंट है? देखिए जरा, ये इनक्लोज करंट ऐसे है कि देखिए अगर मैं यहाँ पर एक क्लोज लूप बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक क्लोज लूप बना दिया। ठीक है। तो ये इस लूप ने एक करंट को इनक्लोज कर रखा है ना। कौन से करंट को इनक्लोज कर रखा है? इसने कंडक्शन करंट को इनक्लोज कर रखा है। अगर कंडक्शन करंट को इनक्लोज कर रखा है तो यहाँ पर एक देखिए मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल प्लेस करता हूँ तो उस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ रही है, और आनी भी चाहिए वो डिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड है।
ठीक है। और एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है कि देखिए अगर करंट इनक्लोज हो रहा है तो फिर भाई ये बी डॉट डीएल के क्लोज इंटीग्रल के बराबर होगा। ठीक है। तो क्लोज इंटीग्रल का मतलब ये है कि बी और ये डीएल का आप क्लोज इंटीग्रल कर लीजिए, जो भी इस लूप का रेडियस रहेगा। तो यानी यहाँ पर इस पॉइंट पर बी की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एक लूप आप यहाँ पर फॉर्म करते हो, यहाँ पर जो दो प्लेट्स हैं उनके बीच में, अब दो प्लेट्स के बीच में तो कोई भी करंट नहीं माना गया, क्योंकि कोई कंडक्शन करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर अपना एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाएंगे, तो वो आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ आपको यही यही बताता है कि यहाँ पर भाई बी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। बी की वैल्यू इसलिए जीरो होनी चाहिए क्योंकि दो पैरेलल प्लेट के बीच में कोई करंट तो है ही नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल रख के देखते तो हमें यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्यों डिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है जबकि यहाँ पर तो कोई करंट है ही नहीं? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस केस में, कैपेसिटर के केस में, कोई ना कोई इनकंसिस्टेंसी है। ऐसी इनकंसिस्टेंसी है जिसकी वजह से ना तो हम यहाँ पर केसीएल लगा पा रहे हैं, ना हम यहाँ पर एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा पा रहे हैं। तो उसने, मैक्सवेल ने इस इनकंसिस्टेंसी को कैसे खत्म किया? उसने इस इनकंसिस्टेंसी को खत्म करने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस किया। मतलब उसने थोड़ा सा चेंज किया है, एम्पियर सर्कुलर लॉ में एक नया करंट ऐड कर दिया है। उस नए करंट को क्या नाम दिया? उस नए करंट को इसने नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आइए समझते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, मतलब मैक्सवेल ये कह रहा है कि देखिए कि जैसे अगर आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बैटरी के क्रॉस लगाया ना, तो वो कह रहा है कि हमें थोड़ा सा स्लाइट मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा एम्पियर सर्कुलर लॉ में। जो बी डॉट डीएल का क्लोज इंटीग्रल होगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई सी प्लस आई डी होगा। अब ये आईडी क्या है? आईडी वो कह रहा है, आईडी है डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब जो वायर के बीच में करंट होगा दैट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। और जो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में भी एक करंट फ्लो करेगा, उस करंट को उसने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखिए वो कहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों फ्लो करता है? वो कहता है डिस्प्लेसमेंट करंट इसलिए फ्लो कर रहा है कि जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखिए एकदम तो चार्ज जो है वो डेवलप नहीं होगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो धीरे धीरे बिल्डअप होगी ना, क्योंकि ये धीरे धीरे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनता जाएगा और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज बनता जाएगा। मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाएगी। कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलपमेंट के कारण क्या होगा? देखिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलपमेंट के कारण एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी। अब वो फ्लक्स किसके बराबर है? वो फ्लक्स बराबर है E इंटू ए के बराबर। वट इज E हेयर? E इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड A इज द एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है ना, आपने पढ़ा है ना, ये जो फ्लक्स होती है वो ई ए कॉस थीटा होती है। कॉस थीटा यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा ई इंटू ए। अच्छा हमने ये भी पढ़ा है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, और सिग्मा क्या होता है यहाँ पर? सिग्मा होता है यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर ई की जगह क्यू बाय ए पुट कर दिया है, सॉरी सिग्मा की जगह क्यू बाय ए पुट कर दिया है। तो यहाँ पर ई किसके बराबर आ गया? ये बराबर आ गया देखिए क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आपने क्यू ए एप्सिलॉन नॉट और एक ए ये वाला ये था यहाँ से, तो यहाँ से हम ए से ए को काट देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए अब आपने दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो ये डी फाई ई बाई डी टी।
ठीक है। दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, 1/ε0 कॉमन ले लिया, डी क्यू बाई डी टी, वट इज डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी इज करंट। ठीक है, डी डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट होता है। तो यहाँ पर ये करंट कौन सा करंट है, ये वही करंट है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डेरिवेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट की, और ये आपको ये करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड कर दिया, यही वो कह रहा है दिस इज द मिसिंग टर्म इन एम्पियर सर्कुटल लॉ। ठीक है, तो मतलब कि ये कह रहा है कि एम्पियर सर्कुटल लॉ में मिसिंग टर्म यही थी। ठीक है, तो अब देखिए, मतलब अब आपके पास दो करंट हो गए हैं। दो करंट कैसे हो गए हैं, एक तो हो गया आपके पास कंडक्शन करंट, और एक हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करी थी ना हमने, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अब देखिए यहाँ पर तो हो रहा है कंडक्शन करंट, और यहाँ पर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब जैसे धीरे धीरे स्टेडी स्टेट आ जाएगी, स्टेडी स्टेट आने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज है वो उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जितना इस पे नेगेटिव चार्ज आना है तो उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों है, देखिए एक बार शुरू शुरू से जरा इसको समझते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे समझाई थी बात। फर्स्ट पेज पे बात हमने ये करी थी कि हम ये देखना चाह रहे थे कि क्या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है या नहीं कर सकती। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट होगी तब नहीं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ना। हम टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज हो जाए। ठीक है, तो जब तक ये कैपेसिटर आपका फुली चार्ज नहीं था, यानी स्टेडी स्टेट जब उसने अचीव नहीं करी थी, तब उसमें दोनों करंट थे, आईसी भी था, आईडी भी था। जब वो एक स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगा तो तब आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब आईडी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अदरवाइज आईसी और आईडी दोनों सेम ही होते हैं। क्यों सेम होते हैं, क्योंकि वो अभी आपको मैंने केसीएल से समझाया था, जितना इनकमिंग करंट होगा ना उतना ही आपको क्या चाहिए होगा, उतना ही आउटगोइंग करंट होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें आईसी और आईडी दोनों होते हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें अकेला आईसी होगा, आईडी नहीं होगा। ठीक है, अब अगर आप ये कैपेसिटर को, अगर आप ये कैपेसिटर को अल्टरनेटिंग करंट के अक्रॉस लगा देंगे, तो अल्टरनेटिंग करंट में तो फिर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, आपको पता ही है कैपेसिटर चार्ज भी होता रहता है, डिस्चार्ज भी होता रहता है। तो उस केस में उसमें कंडक्शन करंट भी होगा और डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा। तो क्या कोई ऐसा केस है जिसमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट ही हो और कंडक्शन करंट ना हो, वो भी हम आगे करेंगे। आगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपगेशन की जब बात करेंगे तो उसमें कोई भी कंडक्शन करंट नहीं होगा, उसमें सिर्फ हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट की। ठीक है जी, तो ये देखिए यहाँ पर ये हमने ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि ये अ, जो एम्पियर सर्कुटल लॉ है इसमें हमने तो नहीं, मैक्सवेल ने थोड़ा सा चेंज किया, और मैक्सवेल ने जो चेंज किया उसके बाद में ये एम्पियर सर्कुटल लॉ की जगह ये बन गया आपका एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ठीक है जी, अब आगे जो है इस चैप्टर में आपने ये मैक्सवेल की चार इक्वेशंस पढ़नी है। ये मैक्सवेल की चार इक्वेशन, देखिए ये मतलब एक इंटरकनेक्शन जो है वो समझाती है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिज्म में। ठीक है, और इंटरकनेक्शन भी समझाती है, और ये सिमिट्री को भी समझाती है कि कैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सिमिट्रिकली जो है ये दोनों बिहेव करती हैं।
तो ये 4 सेट्स ऑफ इक्वेशन है जिनको हमने मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से पढ़ना है। देखिए अब इसमें से ज्यादातर आप पढ़ चुके हो। ठीक है। एक इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो ये आपको पता ही है ना, गॉस लॉ हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था। ठीक है। तो ये क्या बताता है कि E डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज सरफेस इंटीग्रल है वो चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड कर दिया, बी डॉट डी ए, अब दैट इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो क्यों होता है? क्योंकि भाई देखिए अब आपको पता है ना कि जो मैग्नेट होता है उसमें मोनोपोल्स नहीं होते। मतलब आप चार्जेस में देखें तो यू कैन हैव एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा नहीं है कि उस पॉजिटिव चार्ज के पास में कोई नेगेटिव चार्ज का होना जरूरी ही है। ऐसा तो नहीं होता। लेकिन मैग्नेटिज्म में ऐसा ऐसा नहीं आप कर सकते कि अगर सिर्फ नॉर्थ पोल है तो उसके पास मतलब आप मोनोपोल ही मिल जाए आपको। नॉर्थ पोल को आप आइसोलेट नहीं कर सकते साउथ पोल से। तो अगर हम इसमें एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करेंगे तो उस क्लोज सरफेस में क्या होगा, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल रही होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये साउथ पोल में एंटर कर रही होंगी। ठीक है। तो इसलिए इसलिए अब देखिए, इसी इसी करके क्योंकि हम मोनोपोल नहीं ला सके। ठीक है। तो अब यहां पर जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगी आपकी जीरो। वो वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। ठीक है। क्योंकि ये एक एक तरीके का मैग्नेटिक डायपोल हो गया ना आपका। एक तरीके का क्या हो गया, ये मैग्नेटिक डायपोल हो गया। ठीक है। अगर मोनोपोल होता तो इसकी वैल्यू फिर ऑब्वियसली इसकी वैल्यू फिर जीरो ना आती। इसकी वैल्यू जीरो नहीं आती। ठीक है। मान लो मैं इसको फिर तो लिख लिख पाता, मान लो क्यू की जगह मैं एम लिख देता और एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं म्यू नॉट लिख देता। मगर ये जीरो ही आना है। जीरो इसलिए आना है क्योंकि हम मोनोपोल अभी तक तो नहीं हम ढूंढ पाए हैं। ठीक है। अभी अभी तक का मतलब ये है, अभी कल को अगर मोनोपोल की डिस्कवरी हो जाए तो फिर बिल्कुल ठीक है, फिर तो बिल्कुल बिल्कुल सिमेट्रिक हो जाएगा ना। ठीक है ना, हम बिल्कुल एक सिमेट्रिसिटी तो ढूंढ रहे हैं या इन दोनों के बीच में। ठीक है। ये देखिए हम एक सिमेट्रिसिटी की बात कर रहे हैं इस टॉपिक में। ठीक है। चलिए अब अगला जो है वो है फैराडे लॉ। अब देखिए फैराडे लॉ क्या है। अब देखिए आपने ये तो पढ़ ही रखा है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी। ठीक है। और फिर हमें हमें ये भी पता है कि जो V जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E डॉट डी एल। ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके देखें, देखिए ये ईएमएफ और ये वी, ये ये एक ही चीज है। एक ही चीज है। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करके देख लेंगे तो देखिए ये आपकी थर्ड इक्वेशन भी जो है वो डराइव हो जाएगी। और फोर्थ इक्वेशन जो है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो स्लाइड मैक्सवेल ने जो चेंज किया था ना एम्पियर सर्किटल लॉ में, और वहां से उसने बनाया था एम्पियर मैक्सवेल लॉ।
तो आज की क्लास में यहीं पर एंड करता हूँ। अब इससे आगे का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा।